तो अगला टॉपिक है सोलेनोइड। तो ये सोलेनोइड क्या चीज होती है? तो मान लो हमारे पास में कोई सिलेंड्रिकल पाइप है, ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है और इस पाइप के ऊपर अगर मैं एक वायर को इसकी पूरी लेंथ के अलोंग लपेट दूं, जैसे मान लो एक वायर लिया और उस वायर को इस तरीके से आपने इसके ऊपर लपेटना चालू कर दिया। वायर को आपने क्या किया, इस सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर, सिलेंड्रिकल पाइप के ऊपर ऐसा लपेटना चालू कर दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। जब इसमें करंट फ्लो किया जाता है, जब हम इसमें करंट फ्लो करेंगे तो करंट की वजह से क्या होगा, इसकी एक्सिस के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसको हम सोलेनोइड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल ही होता है, जो हम कॉइल के लिए यूज करते हैं। करंट की डायरेक्शन में, जो करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाया जाएगा, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अगर करंट की डायरेक्शन में हम कॉइल या सोलेनोइड में जो करंट की डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाते हैं तो जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। मतलब इसकी एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सिस के अलोंग प्रोड्यूस हो रहा होगा अंदर, वो इतना होगा। यहाँ पे हमको दो चीजें कैलकुलेट करनी है कि एक तो इसके बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब अंदर और बाहर दो जगह पे अपन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बाहर देख लेते हैं कि बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो इसको समझने के लिए मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए हमको। मान लो ये सोलेनोइड है, इसी सोलेनोइड को मैंने ड्रॉ किया अब। ठीक है, ये ऐसे सोलेनोइड थी। अब मान लो इसको मैंने बीच में से ऐसे काट दिया, बीचों बीच में से काटा, तो ये जितने भी, मतलब ये जैसे बोर्ड वाले प्लेन में रखी हुई थी और इसको बीच में से ऐसे काट दिया, तो ये जितने भी वायर्स कटेंगे, इन ऊपर वाले वायर्स में करंट आपको कौन सी डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा? तो इनमें करंट आउटवर्ड आ रहा था और नीचे से ये इनवर्ड जा रहा था। तो जैसे इसको बीच में से काटोगे तो ऊपर जितने भी आपको वायर्स दिखाई देंगे कटे हुए, उनमें करंट आउटवर्ड आ रहा होगा। तो उस आउटवर्ड डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से। तो मैं यहाँ पे कुछ डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, डॉट से आप समझ जाओगे कि यहाँ पे हमने उन कटे हुए वायर्स में करंट की डायरेक्शन को शो किया है, जो ऐसे बीच में से सोलेनोइड को काटने से आपको दिखाई देंगे। और नीचे भी आपको कुछ कटे हुए वायर दिखेंगे, उनमें करंट ऐसे घूम के इन्वर्ट जा रहा होगा। मान लो आप करंट को देख सकते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखता है, इधर से करंट आता हुआ दिखता और इधर से करंट इन्वर्ट जाता हुआ दिखता। इन्वर्ट डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस से। तो क्रॉस का सिंबल यूज किया जाता है कोई भी चीज जो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड है उसको बताने के लिए, और डॉट का सिंबल किसके लिए यूज किया जाता है? कोई भी चीज जो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है उसको बताने के लिए। अब यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर कटे हुए वायर्स हैं, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए क्या रूल लगाते हैं हम लोग? जैसे वायर में करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा जाता है और फिंगर्स किसको बताती हैं? फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। इस तरीके से देखो, ये मान लो अपना राइट हैंड हो गया, तो फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी अगर थंब को रखा जाए करंट की डायरेक्शन के लोग। अब यहाँ पे देखो, करंट कौन सी डायरेक्शन में इस एलिमेंट में, ये जो वायर कटा हुआ दिखाई दे रहा है इसमें करंट कौन सी डायरेक्शन में? आउटवर्ड। तो आपको थंब को किधर पॉइंट करना है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन में कर्ल हो रही है इसके अराउंड? ये कौन सी डायरेक्शन होती है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इस एलिमेंट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ऐसे इसका होगा। तो ये जितने भी वायर आपको कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो करंट है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगा। और इसी तरीके से जो नीचे वाले एलिमेंट आपको दिखाई देंगे, जो वायर के कटे हुए पोर्शन दिखेंगे जिनमें करंट इनवर्ट जा रहा होगा, जब हमने सोलेनोइड को बीच में से काटा तो ऊपर जो वायर है उनमें करंट आउटवर्ड आ रहा था और नीचे वाले एलिमेंट्स में करंट इनवर्ट जा रहा था। तो ये वो वाले एलिमेंट है, इनका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? तो करंट की डायरेक्शन में थंब को कर लो, करंट इनवर्ट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा? तो फिंगर्स कैसे कर लो रही है? क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये हर एक जो एलिमेंट है इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी दो पास पास वाले एलिमेंट्स को देखो, कोई भी दो ले लो, उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड है बीच में देखो वो एक डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में? देख के बताओ भाई। इन दोनों एलिमेंट्स में जो करंट है उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है एंटी क्लॉकवाइज, बीच में आप जब चेक करोगे तो इसका तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है और इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है।
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसी तरीके से इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में देख लो, अपोजिट है मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में देख लो, और ऐसे ही यहाँ पे देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, तो ये बीच बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मतलब ये जो आपने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, मतलब जो सोलेनोइड हम लोग यूज कर रहे हैं उनके उसके लिए बाहर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऑलमोस्ट कैंसिल हो रहा है। मतलब आपको बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल रहा होगा, एक नेग्लिजिबल सा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ये वाला थोड़ा बहुत, बीच में यहाँ पे कैंसिल हो गया ना, और ये इतना कम होगा कि इसको आप ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हो। तो आप क्या बोलोगे कि सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट कितना होता है, जीरो होता है। ऑलमोस्ट जीरो बोल रहा हूँ मैं, एकदम तो जीरो नहीं होता, लेकिन वो इतना है, इतना कम है कि उसको ऑलमोस्ट जीरो ही बोल सकते हो आप। समझ में आया क्या ये? तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट कितना मिलेगा सोलेनोइड के, जीरो। तो बाहर वाला काम तो हो चुका है, हमने ये समझ लिया कि कोई भी करंट कैरिंग सोलेनोइड हो उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो रहेगा। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि इसकी एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है। क्या कैलकुलेट करना है, इसकी एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करके देखते हैं अब। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैं ये डायग्राम वापस ड्रॉ करूंगा अभी, है ना। ये जो डायग्राम है इसी को ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए। तो ये हो गई सोलेनोइड, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे होंगे, ऊपर आपको जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे होंगे ये सब में करंट किधर है, आउटवर्ड। तो क्या बना देंगे, डॉट बना देंगे। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आउटवर्ड करंट को। अब यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होना कि सर आउटवर्ड इनवर्ड तो हम क्रॉस या डॉट तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करते हैं, तो वो फिक्स नहीं होता है। डॉट और क्रॉस तो सिर्फ एक सिंबल है जो कि कोई भी चीज जो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड है उसको बताने के लिए यूज करते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है या और कोई चीज भी हो सकती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही हम ये सिंबल यूज करेंगे, किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे डॉट का मतलब है करंट आउटवर्ड आ रहा होगा और ऐसे घूम के ये इनवर्ड जा रहा होगा हर एक टर्न के अंदर। समझ में आया ना ये? अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि इसकी एक्सिस के अलोंग, ये जो सोलेनोइड है इसकी एक्सिस के अलोंग यहाँ पे किसी पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट P मान लिया, तो P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आया ना? तो इसके लिए हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज करेंगे। मान लेते हैं कि ये जो सोलेनोइड हमने ली है यहाँ पे, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n। n क्या है यहाँ पे इस सोलेनोइड में, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने इसमें, n। और इसकी टोटल जो लेंथ है, जैसे ये वाली लेंथ है इसको मैं l बोल देता हूँ, l लेंथ की सोलेनोइड है ये। तो l लेंथ के अंदर कितने टर्न्स आ गए, n। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो कि इस सोलेनोइड की 1 सेंटीमीटर लेंथ या 1 मीटर लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता है, टोटल लेंथ आपको पता है, यूनिट लेंथ के अंदर यानी कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, n को l से डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं बोलूँ ये 10 सेंटीमीटर लंबी सोलेनोइड है और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है 500, तो बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो आपने पूरा ऐसे लपेट रखा है इसको 500 टर्न्स को, और टोटल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स आएंगे, तो 500/10 करके 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर आप बता सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये बताना हो कि नंबर ऑफ टर्न्स, देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को L से डिवाइड कर देंगे। जो टोटल लेंथ है ना सोलेनोइड की उससे डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को, तो ये अपने पास एक डेटा आ गया। अब ये जो सोलेनोइड हम कंसिडर कर रहे हैं ये काफी लंबी सोलेनोइड है, लॉन्ग सोलेनोइड के लिए कैलकुलेशन की जा रही है। मतलब इसकी जो रेडियस है ना उसकी कंपैरिजन में, ये जो रेडियस है इसकी कंपैरिजन में लेंथ काफी ज्यादा है, तो इसको लॉन्ग सोलेनोइड भी बोलते हैं या इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड भी बोलते हैं। जो अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो किसके लिए किया जा रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड या फिर लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, जो कि रेडियस की कंपैरिजन में काफी लंबी होगी, ऐसा मान के अपन चल रहे हैं। तो ये चीज समझ में आ गई क्या, सोलेनोइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n, टोटल लेंथ इसकी l है, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या डिफाइन कर सकते हो,
N/L बोल सकते हो। ठीक है, अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके लिए मैं एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करूंगा। याद है क्या एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है? इंटीग्रेशन B.dl यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल आता है हमेशा म्यू नॉट इंटू आई नेट। आई नेट का मतलब है नेट करंट यानी टोटल करंट इनसाइड द लूप। जो आप लूप एज्यूम करोगे कैलकुलेशन के लिए, उस लूप के अंदर टोटल करंट कितना होगा उसको हम आई नेट लिखेंगे यहाँ पे, और सॉल्व कर लेंगे तो बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी किसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। अब जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, देखो इसमें प्रोसीजर क्या होता है, एम्पियर सर्कुलर लॉ जब भी आप यूज करोगे तो जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज लूप कंसिडर करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस P पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज लूप कंसिडर करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सिंपल डायग्राम बनाने के लिए जो लूप कंसिडर कर रहा हूँ वो कैसा है, रेक्टेंगुलर लूप है, और इसकी ये वाली लेंथ है L। ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी है इसकी, L। अब इसका कुछ नाम रख दो, जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ ABCD, ABCD लूप है ये। ठीक है, अच्छा ये जो सोलेनोइड है इसमें जो करंट की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग बताओ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, बता सकते हो क्या सोच के? भाई आप इमेजिन करो, आप इधर खड़े हो जैसे, तो ऊपर वाले एलिमेंट्स में करंट है आउटवर्ड, डॉट का मतलब क्या आउटवर्ड, और ऐसे ये घूम के नीचे इनवर्ड जा रहा होगा, क्रॉस का मतलब क्या होता है इनवर्ड, तो ऐसे ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो मुझे अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो मुझे ये करंट दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, देखो राइट साइड में आएगा, तो इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रॉ कर देता हूं, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है जी, अब सोलेनोइड के अंदर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई। अब आपको जब ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है तो इसमें देखो डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन भी चेक करनी पड़ती है कि डीएल एलिमेंट कौन सी डायरेक्शन में लेना है, और मैंने आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है हम नॉर्मली उसी डायरेक्शन में डीएल यानी एलिमेंट की डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। वैसे डीएल की डायरेक्शन वो होती है जिस डायरेक्शन में आप चलते हो, तो हम उसी डायरेक्शन में नॉर्मली चलते हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इसका मतलब हमको ए से बी की तरफ चलना चाहिए। मतलब इस पाथ के ऊपर, इस लूप के ऊपर आपके चलने की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होनी चाहिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। वापस घूम के वहीं पे आना पड़ेगा ना, लूप का मतलब तो यही है। तो एक बार यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया तो ऐसे घूम के वापस यहीं पे आ जाएंगे। अब अगर मैं ए बी वाले पोर्शन के लिए आपको पूछूं कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेता, सपोज करो डीएल, तो उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होता, बताओ एंगल कितना होता? तो दोनों सेम डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रहा है हम भी इधर जा रहे हैं, तो थीटा कितना होगा, 0। अगर मैं इस वाले पोर्शन के लिए पूछूं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना होगा? तो बीसी वाले पोर्शन के लिए थीटा 90 लेना है, सीडी वाले पोर्शन के लिए थीटा कितना आएगा, 180 डिग्री। लेकिन हमको पता है कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कितना होता है, 0, वो भी लिख लेंगे साथ में। डीए वाले पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये है, इसका मतलब थीटा कितना होगा, अगेन 90 डिग्री। तो ये वाला जो लूप आपने लिया है इसके पूरी लेंथ के लिए, यानी कि चारों जो पोर्शन है इसके, इनके लिए थीटा पता चल गया हमको। अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जो इंटीग्रेशन पे सर्कल लगा रखा है इसका मतलब क्या है, क्लोज लूप। आप इंटीग्रेशन किसके लिए कर रहे हो, क्लोज लूप के लिए कर रहे हो। लेकिन क्लोज लूप को तो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसको 4 पार्ट्स में इंटीग्रेशन को लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए से बी वाले पार्ट के लिए बी डॉट डी एल को ओपन करोगे तो क्या आएगा, बी डी एल कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू बताओ इस वाले पोर्शन के लिए, ए से बी वाले के लिए 0। फिर आएगा बी से सी वाले पोर्शन के लिए बी डी एल, इसी फॉर्मूले को ओपन कर रहे हैं। और देखो इंटीग्रेशन के ऊपर सर्कल नहीं लगा रहा हूं मैं, क्योंकि अलग अलग पोर्शन के लिए लिख रहा हूं, अब ये क्लोज लूप नहीं है। कॉस 90, थर्ड पार्ट के लिए बताओ, सी से डी के लिए बी डी एल कॉस 180, लेकिन यहाँ पे बी कितना है, 0, तो यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा, 0 इंटू डी एल ऐसा। फिर प्लस, फिर कौन सा वाला पोर्शन है, डी से ए, इसके लिए डी से ए वाले पोर्शन के लिए देखो बी डी एल कॉस कितना आएगा, 90, इक्वल टू क्या लिखना है, म्यू नॉट इंटू आई नेट। ये स्टेप समझ में आ गई क्या, इसमें कोई डाउट? चलो, cos 90 कितना होता है,
जीरो, तो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल, ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए पूरा का पूरा कैंसिल, और ये cos 90 है इसलिए जीरो आएगा, ये भी कैंसिल, तो एक ही टर्म बचेगी सिर्फ ये वाली, इसको लिख लेते हैं ए से बी के लिए बी डी एल, और cos जीरो यहाँ पे 1 हो गया इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्सिस के लो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता, इसलिए बी को यहाँ पे क्या मान सकते हो आप, कांस्टेंट। भाई पॉइंट आप यहाँ की बजाय यहाँ पे लेते या यहाँ पे लेते या यहाँ पे लेते या कहीं भी लेते अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलता। इसका मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। अलग कर लो, ए से बी के लिए सिर्फ इंटीग्रेशन डीएल बचेगा यहाँ पे इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएल फॉर ए टू बी, ए टू बी वाला जो पोर्शन है उस पर छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके सबको ऐड करो, टोटल लेंथ कितनी आएगी, इसी स्मॉल एल के बराबर आएगी, है ना, तो यहाँ पे एल लिख देंगे इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। आई नेट का मतलब क्या है, टोटल करंट इनसाइड द लूप। ये वाला जो लूप है, ये वाला जो लूप हमने ले रखा है, इसके अंदर टोटल करंट कितना है, तो उसके लिए पहले ये फाइंड करो कि ये कितने वायर्स इसके अंदर आ गए, तो कितनी लेंथ है, ये एल लेंथ है। हमको अगर ये पता है कि यूनिट लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल एन की वैल्यू पता है हमको, अगर ये पता है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, तो क्या फिर किसी भी एल सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। भाई 1 सेंटीमीटर का पता चल गया तो एल सेंटीमीटर में कितने होंगे, एल इंटू एन होंगे। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था कि स्मॉल एन की वैल्यू इस सोलेनोइड के लिए कितनी आ रही थी, जैसे 500 टर्न्स है, टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने आए थे, 500/10 यानी 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि बताओ कि ये लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ गए होंगे, ये तो 4 इंटू 50 कर दोगे यानी 200 टर्न्स आ गए। बात समझ में आ गई क्या। तो आपको अगर ये कैलकुलेट करना है कि इस लूप के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही करना है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल एन को उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी एन इंटू स्मॉल एल, ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द लूप। इसके अंदर कितने लूप है उनसे अपन को मतलब है, क्योंकि ये जो आप कटे हुए वायर्स देख रहे हो ना, ये हर एक टर्न के ऊपर एक वायर, मतलब हर एक टर्न के ऊपर, जैसे इसको काटा होगा बीच में से, तो हर एक टर्न के ऊपर आपको एक एलिमेंट, एक वायर दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स आए होंगे, जैसे सोलेनोइड को काटा होगा तो उतने टर्न्स आपको या उतने एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे जिनमें करंट बाहर आ रहा होगा। ऐसे डॉट का मतलब क्या, आउटवर्ड, ऐसे बाहर करंट आ रहा होगा। तो हम ये लिखेंगे कि इस लूप के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n इंटू एल। इधर लिख रहा हूं देखो, ये आई नेट कैलकुलेट करने का तरीका, n इंटू एल क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द लूप। ये जो लूप है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ये है एल लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है n इंटू एल, और एक टर्न के अंदर करंट कितना था, i, तो कितने एलिमेंट्स हैं ये n इंटू एल, तो टोटल करंट कितना होगा इनमें, i से मल्टीप्लाई कर दो। भाई अगर आपको ये, जैसे ये नंबर आ रहा है 200 सपोज करो, तो एक वायर में अगर करंट i है तो 200 वायर्स में कितना करंट होगा, 200 इंटू आई, आई प्लस आई प्लस आई, 200 टाइम्स करना है ये, तो 200 इंटू आई लिख सकते हो उसको। तो आई नेट क्या होगा, n इंटू एल इंटू आई। ये चीज समझ में आई क्या, अरे बोलो, ठीक है। हमको पहले क्या करना है, जो भी हमने लेंथ ले रखी है ना, ये वाली लेंथ, इस लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो कैलकुलेट कर लेने। फिर हर एक टर्न के अंदर करंट आई है तो आई से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल करंट इनसाइड द लूप आ जाएगा। ये वाला जो करंट है ना, ये आ जाएगा अपने पास। करंट एक ही डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए हमने ऐड किया है हर एक टर्न का करंट। आई नेट की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है इसकी जगह, है ना। ये जो आई नेट हमने कैलकुलेट किया है, ये जो आई नेट हमने कैलकुलेट किया, इसको यहाँ पे इसकी जगह पुट करेंगे। किसकी जगह पुट करना है, इसकी जगह। क्या आएगा, ये आएगा n इंटू एल इंटू आई। देखो दोनों साइड में ये l कैंसिल, क्या आएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ये है अपना फाइनल आंसर। बोलो आया कि नहीं आया, बिल्कुल आसान है एकदम। b इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई, जबकि n का मतलब क्या है, यहाँ पे ये देखो, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये n नंबर ऑफ टर्न्स है, नहीं, ये n क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करना आपको आता है। क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड से डिवाइड कर दोगे, यानी कि इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, b इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई, लिख सकते हैं क्या ऐसा, अरे बोलो। तो ये अपने पास में क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड।
और मैंने ये क्यों बोला कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट क्यों होगा? तो देखो फॉर्मूले को देखो आप, यहाँ पे ये वाला देख लो, ये वाला फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे देखो म्यू नॉट क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड, जो भी थे वो फिक्स है, लेंथ भी फिक्स होती है इसकी, और करंट भी अगर कांस्टेंट रहेगा, करंट को अगर चेंज नहीं कर रहे हो तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, सारी चीजें कांस्टेंट है इसमें। इसलिए सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये अपना डेरिवेशन हो गया, मतलब ये फाइनल आंसर अपना ये आ रहा है म्यू नॉट एन आई, या फिर म्यू नॉट एन अपॉन एल अपॉन आई भी लिख सकते हो। डिफरेंस याद रखना, स्मॉल एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को, और कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे इसको। अब इसमें एक स्पेशल केस है, वो मैं आपको बता देता हूं, जो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, कि अगर ये फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड होती तो इसके एजेस के पास में या अंदर, एजेस के पास में नहीं, अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता। स्पेशल केस क्या है इसमें, जैसे एक स्पेशल केस ये बनता है इसमें कि अगर जो सोलेनोइड है वो फाइनाइट लेंथ की होती तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता। तो उसका डेरिवेशन तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे, है ना, क्योंकि उसको हम यूज करते हैं इस लॉन्ग सोलेनोइड के एंड पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए हम वो याद रखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूं। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड के लिए है। फाइनाइट का मतलब जो सोलेनोइड की रेडियस होगी उसकी कंपैरिजन में सोलेनोइड की लेंथ काफी ज्यादा नहीं होगी, मतलब बहुत लंबी सोलेनोइड हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं इस बार। ये मान लो एक सोलेनोइड है और इसकी जो रेडियस है ये है रेडियस आर, इसकी कंपैरिजन में इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब बोलोगे सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, हमने इतना सा पोर्शन लेके उसको समझा था। ये और आगे मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, ये इधर भी आगे तक होगी, इधर भी आगे तक होगी, और बीच में हमने कैलकुलेशन करी थी। तो ये लॉन्ग सोलेनोइड वाला केस था। ये कोई फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड है, बस इतनी सी है ये, रेडियस की कंपेरिजन में इसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फाइनाइट सोलेनोइड। अब मान लो इसके अंदर कहीं भी, मान लो ये कोई पॉइंट है P, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कोई P पॉइंट ले लिया अपन ने अंदर। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, B इक्वल्स टू, ये सीधा याद करना है अपन को फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये φ1 φ2 क्या है ये तो सब पता है अपन को, ये φ1 φ2 क्या है, तो जो P पॉइंट है उसको सोलेनोइड के दोनों एंड से मिलाओ, P पॉइंट को सोलेनोइड के दोनों एंड से मिला दो ऐसे, और फिर P पॉइंट पे एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो। इधर जो एंगल बन रहा होगा उसको φ1 बोल देंगे, इधर वाला जो एंगल होगा उसको φ2 बोल देंगे, ये एंगल से φ1 और φ2। अब एक चीज सोच के बताओ, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को इसके लिए अप्लाई करके देखूं तो क्या आंसर ये आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, म्यू नॉट एन आई आया था ना, वो आना चाहिए। सोचो अगर ये लॉन्ग सोलेनोइड होगी तो ये वाला सिरा ऐसा आगे तक होगा, और जितना ये दूर जाएगा ये φ1 की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये मान लो यहाँ पे पहुंच गया तो ये एंगल ऐसा कुछ बन रहा होगा जो पहले से बड़ा होगा, और दूर जाए, अगर ये एंड और दूर चला जाता है तो φ1 और बढ़ता जाएगा, और ये अगर ये इनफाइनाइट पे चला गया तो φ1 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 90, और इधर ये वाला भी अगर सिरा इनफाइनाइट पे चला गया तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 90 के बराबर। भाई ये सिरा मान लो यहाँ पे पहुंच गया तो आप क्या करोगे, तरीका तो वही है φ2 कैलकुलेट करने का, ऐसे मिलाओगे तो φ2 पहले से ज्यादा आएगा या कम आएगा, ज्यादा आएगा ऑब्वियसली। ऐसे इधर ये आगे खिसकेगा तो φ1 भी ज्यादा आएगा, और अगर ये इनफाइनाइट पे ही चला गया और ये वाला भी इनफाइनाइट पे चला गया सिरा तो φ1 φ2 कितना, ऑलमोस्ट 90। अगर यहाँ पे 90 और 90 पुट करोगे तो sin 91 होता है, sin 91 होता है, 1 + 1 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, यही आ गया ना आंसर। तो ये वाला फॉर्मूला इसके लिए लग जाता है, लगेगा, ये तो जनरल फॉर्मूला एक, ठीक है, लॉन्ग सोलेनोइड के लिए लगा सकते हो। ये तो एक स्पेशल केस था कि लॉन्ग सोलेनोइड बहुत बड़ी, तब क्या आएगा आंसर, तो ये आएगा। अब इसमें देखो आपको अगर पूछ ले कि जो सोलेनोइड है वो तो बहुत बड़ी है लेकिन उसके अंदर नहीं, मुझे तो उसके एक एज के पास में किनारे पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताओ, तो अंदर कांस्टेंट चल रहा है,
कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, लेकिन जैसे आप एज के पास पहुंचोगे, किनारे पे पहुंचोगे, तो आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड एकदम से घट गया। कितना मिलेगा? तो चेक कर लेते हैं। बी एट द एज, ये किसके लिए कैलकुलेशन हो रही है? इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड जिसके एक एज के पास में पॉइंट है, एक किनारे पे है, यहाँ पे पॉइंट है, इधर ये इनफाइनाइट तक है। अगर ये वाला जो पॉइंट है, मतलब जो पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, वो इसके एज पे है और दूसरा सिरा इनफाइनाइट पे है, तो एक एंगल तो इधर वाला क्या होगा? ये वाला एंगल। जैसे इससे समझ लो, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ही कंसिडर कर लूँ, है ना, और ये वाला सिरा इनफाइनाइट पे हो, तो φ1 तो कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 90 ऑलमोस्ट। और क्योंकि पॉइंट यहाँ पे ही आ चुका है, सोचो एक बार, तो इधर वाला एंगल कितना होगा? ये φ2 0 होगा। कैसे? क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे P पॉइंट पे एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी है। तो अगर ये P पॉइंट यहाँ पे होता, सपोज करो यहाँ पे है, तो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते, फिर उस P पॉइंट को एज से मिलाते, तो ये तो दोनों एक ही लाइन आती, एक ही लाइन के लॉन्ग आते दोनों, और उस कंडीशन में ये वाला एंगल कितना हो जाता? φ2, ये सेकेंड एंगल 0 हो जाता। ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? पहले ये बताओ भाई, अगर ये पॉइंट P अगर यहाँ पे होता, तो ये जो φ2 है ना, ये 0 होता, और ये वाला सिरा अगर इनफाइनाइट पे होता तो φ1 होता ऑलमोस्ट 90। तो यहाँ पे साइन 90 पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे, तो साइन 0 0 बन जाएगा, साइन 91। आंसर क्या आएगा? B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 निकल के आएगा। मतलब कोई भी लॉन्ग सोलेनोइड हो, उसके एज के पास में अगर कोई पॉइंट होगा, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगेगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो अंदर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका जस्ट हाफ होगा। अंदर अगर 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे आपको न्यूमेरिकल में पूछ लिया किसी में, छोटा सा क्वेश्चन बना देते हैं इसमें, कि एक सोलेनोइड है लॉन्ग सोलेनोइड और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला, बताओ उसके एज के पास में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? तो कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? आपको सीधा याद रखना है कि एज के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2, यानी अंदर जितना भी होता है उसका हाफ होता है। मतलब आंसर क्या आएगा? 10/2 यानी 5 टेस्ला। समझ में आया क्या ये? ठीक है, तो अब हम ये ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, किसके साथ में? डिस्टेंस के साथ में। मान लो ये L लेंथ की सोलेनोइड है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ पहले तो समझाने के लिए। ये L लेंथ की सोलेनोइड है, ग्राफ में ये सोलेनोइड ऐसे बनानी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। टोटल L लेंथ है, तो इधर कितनी होगी? ये L/2 इधर होगा, और हाफ लेंथ इधर होगी माइनस L/2। भाई 0 से L/2 इधर, 0 से L/2 इधर, ये माइनस में इसलिए दिखाया क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस है इधर, है ना। तो ये टोटल L लेंथ हो गई। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलता है हमको? म्यू नॉट एन आई कॉन्स्टेंट मिलता है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमने जैसे ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी म्यू नॉट एन आई को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर एंड्स पे पहुंचते ही जब आप किनारे पे आ जाओगे, टोटल लेंथ L है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस L/2 हुई। तो जैसे एज पे आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा? हाफ, ये मिलेगा। तो यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ, इसके और इसके 0 के बीच में, ये हाफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है L/2 पे, ये जस्ट कितना होगा? हाफ। कम होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड पे जैसे ही पहुंचोगे तो अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड वो तेजी से कम हो गया, हाफ हो जाएगा। यहाँ पे ये हाफ हो गया, और इससे भी बाहर चले गए तो और कम होके 0। इधर भी यही होगा, मतलब इधर वाली साइड में एज पे पहुंचोगे तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ, और फिर तेजी से कम होके 0। ये वाला ग्राफ बनेगा। यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है? तो ये वही है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और ये उसका हाफ है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे हाफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा मैक्सिमम का, और अंदर कांस्टेंट मिलेगा। तो ये वाली जो लाइन है, ये देखो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है ना, यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वेरी नहीं करता। एज पे हाफ हो जाएगा और बाहर निकलते ही 0। आया समझ में? देख लो कोई डाउट हो तो।